मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज की दो बहुत महत्वपूर्ण खबरें हैं। एक खबर है कि मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज होने के साथ ही ईडी ने अरविंद केजरीवाल को भी नोटिस दे दिया है। तो एक जो आशंका जताई जा रही थी या अनुमान लगाया जा रहा था कि पहले आम आदमी पार्टी के बाकी लोगों को घेर कर उनके प्रूफ एकत्रित करके फिर अरविंद केजरीवाल को जेल डाला जाएगा। तो ऐसा लगता है कि कल जब ईडी के सामने केजरीवाल होंगे तो फिर हो सकता है कि कल वो अरेस्ट हो जाए। नहीं भी हो सकता है क्योंकि सीएम है तो इतना जल्दी तो नहीं हो सकता, लेकिन उनसे अब जांच जो है उनके इर्द गिर्द आ गई है, क्योंकि जो सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और जो 14-15 लोग और पकड़े गए हैं, और आज वैभव गहलोत, उनको भी आज ईडी ने बुलाया था। और उससे पहले केसीआर की बेटी कविता को भी 3-4 बार ईडी बुला चुकी है। तो इन सब चीज़ों से जो प्रूफ एकत्रित हुए हैं उसमें लगता है कि अब जांच ईडी का जो फंदा है वो केजरीवाल के गले तक पहुंच गई। जो दूसरी महत्वपूर्ण खबर है वो है कतर को लेकर, जहां कतर हमारे नौसेना के पूर्व 8 ऑफिसर हैं, उनको मौत की सज़ा सुनाई गई है। और आज जयशंकर ने, जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने परिवार से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक उनकी सुरक्षित रिहाई न हो जाए। तो ये बड़ी अच्छी बात है। इसके अलावा फिर विश्व कप की खबरें हैं, और आज अफगानिस्तान ने श्रीलंका को बहुत बुरी तरह से हराया है, 7 विकेट से हराया है। इस पर हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत दिल्ली से करते हैं, क्योंकि दिल्ली की राजनीति बहुत गरमाई हुई है। क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के जो सबसे निकट रहे हैं मनीष सिसोदिया, जो उप मुख्यमंत्री थे, उनको 8 फरवरी को अरेस्ट किया गया था। और तब से लेकर अब तक लगभग 8 महीने उनको हो चुके हैं जेल में। और अब जो सुप्रीम कोर्ट पर एक उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें जमानत दे देगा, लेकिन आज कोर्ट ने उनको जमानत नहीं दिया। और बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि जो 338 करोड़ रुपए हैं वो उनकी ट्रेलिंग हुई है, यानी लेन देन हुआ है। और उस लेन देन में कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया इन्वॉल्व रहे। उन्होंने अपने लिए पैसे नहीं लिए होंगे, चाहे पार्टी के लिए लिए होंगे, लेकिन उस लेन देन में कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया का रोल रहा है। और यही बात संजय सिंह पर भी लागू होती है, क्योंकि संजय सिंह ने भी अपने लिए नहीं लिए होंगे, लेकिन जो संजय सिंह के घर पर जो लेन देन हुआ है, यानी कुछ लोग आए और उन्होंने संजय सिंह के घर पर ही पैसे का ट्रांसफर हुआ, यानी एक आदमी आया संजय सिंह के घर पर और दूसरा आदमी भी आया, तो पैसा संजय सिंह के घर में एक आदमी ने दूसरे आदमी को लिया। तो ये ट्रेलिंग हुई है। तो इसका भी प्रूफ ईडी ने कोर्ट में दिया था। इसलिए जब वो राउस रेवेन्यू कोर्ट में उन्होंने जमानत अर्जी लगाई थी, तो कोर्ट ने भी ये कहा कि ईडी ने जो अरेस्टिंग की है वो सामान्य अरेस्टिंग नहीं, यानी झूठ अरेस्ट नहीं किया है, उसके पीछे पुख्ता प्रूफ है। अब ये जांच जो है केजरीवाल के गले तक आ गई है। लॉकडाउन के समय केजरीवाल ने दिल्ली में एक आबकारी नीति यानी शराब नीति लागू की थी, और उस नीति के तहत उन्होंने दिल्ली में जगह जगह कॉलोनी कॉलोनी उन्होंने शराब की दुकानें खोल दी थी। और उसमें ये भी कहा गया कि जो शराब की जो रेट थे वो रेट जो है मार्केट रेट से ज़्यादा थे, यानी जो आपको सप्लाई होनी थी तो वो जो कंपनसेशन था वो सरकार को, शराब कंपनी को देना था। तो उसमें बहुत सारे आरोप लगे। एक आरोप उसमें ये भी है कि करीबन 150 करोड़ रुपए का जो दिल्ली सरकार है उसको नुकसान हुआ है। और अभी जो एक बात आई है कि इस पैसे से आम आदमी पार्टी को चंदा दिया गया है या उनके खाते में गए हैं, वो 338 करोड़ रुपए हैं। तो ये बात अब ले देंगे, क्योंकि जो कन्वीनर है वो अरविंद केजरीवाल है, सीएम अरविंद केजरीवाल है। ये बात अलग है कि अरविंद केजरीवाल ने कहीं भी साइन नहीं किए हैं। और जब उन्होंने कहीं साइन नहीं किया तो उन्हें ये लगता है कि मैं बच जाऊंगा, लेकिन सवाल ये है कि मुखिया तो आप ही हो, यानी जांच आप तक तो आएगी आएगी, क्योंकि बिना आपके परिचय के, बिना आपके सहमति के न मनीष सिसोदिया लेन देन कर सकते हैं और न ही सत्येंद्र जैन या संजय सिंह लेन देन कर सकते हैं। तो इसलिए जांच तो आपके पास आएगी ही आएगी। तो ये बात है। अब कल उनको ईडी ने समन भेज दिया है, और इससे पहले अप्रैल में भी
बुलाया था और उनको कहा गया था कि अप्रैल में कि आप आइए, और अब ये अ, उनको करीबन 7-8 घंटे उनसे पूछताछ हुई थी। और अब 2 नवंबर को, यानी आज उनको नोटिस हुआ है और 2 नवंबर को उनको हाजिर होने को कहा गया है। तो 2 नवंबर को पता लगेगा कि क्या होगा, और वो जांच कहाँ तक जाएगी, उनके गले तक जाएगी, क्या होगा, क्या वो अरेस्टिंग होगी, ये सब सवाल है। क्योंकि आज जो बीजेपी वालों की तरफ से जो बात आ रही है, बीजेपी वालों का कहना है कि आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी और दिल्ली वालों को केजरीवाल से मुक्ति मिल जाएगी। तो यह इसका मतलब ये कि बीजेपी को इंडिकेशन है, क्योंकि सरकार की तरफ से बयान नहीं आ रहे हैं, जो भी बचाव के बयान आ रहे हैं, जो सफाई आ रही है, वो बीजेपी की तरफ से आ रही है। तो ये हो सकता है कि ऐसा कोई इंडिकेशन हो कि अगर वो अरेस्ट हो जाएंगे तो आम आदमी पार्टी वैसे ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इंडिकेट किया था कि अगर पैसा आम आदमी पार्टी के पास गया है तो फिर आम आदमी पार्टी को भी पार्टी बनाओ, यानी मुकदमा आम आदमी पार्टी पर भी चलाओ। तो फिर ये पार्टी की जो सिंबल है वो सब छिन जाएगा, अगर 338 करोड़ का मामला प्रूफ होता है तो ये तो मित्रों दिल्ली से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर थी, तो उसकी चर्चा। और दूसरी जो खबर है मित्रों अपने हिंदुस्तान की, कि आज महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर बहुत बवाल हुआ है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यवतमाल उनको जाना था, लेकिन जो मराठा आंदोलनकारी थे उन्होंने जगह जगह सड़कें जाम कर दी और जगह जगह तोड़ फोड़ की। जहाँ जहाँ एकनाथ शिंदे के पोस्टर लगे थे वो पोस्टर फाड़े, बीजेपी के एमएलए के जो ऑफिस था उसको तोड़ा, और जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो राणे, नारायण राणे, उनकी शव यात्रा निकाली। तो इस तरह से आज बड़ा मामला महाराष्ट्र में। और इस तरह से कभी कभी मित्रों इस तरफ सोचने में कभी कभी दुख भी होता है कि मराठा आंदोलन आरक्षण की मांग कर रहा है। ये वही मराठा हैं जिनके खून में शिवाजी महाराज का खून है। यानी शिवाजी महाराज ने कैसे मराठाओं को एकत्रित किया और एक सेना बनाई और फिर एक राज्य की स्थापना की, मराठा राज्य की उन्होंने स्थापना की। और आज भी पूरे महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश में शिवाजी महाराज को कितने सम्मान से पूजा जाता है, उनकी प्रशंसा की जाती है। और उनके जो अनुयायी हैं वो आज आरक्षण की मांग कर रहे हैं। यानी संपन्न होते हुए भी मराठा जो महाराष्ट्र में वो संपन्न है, उनमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो उनमें कोई कमी हो या गरीब हो, ऐसा नहीं है। तो अब ये राजनीतिक तौर पे आरक्षण की मांग कर रहे हैं या कोई और वजह है, ये तो एक्सपर्ट बताएंगे। लेकिन मुझे जहाँ तक मैं बता सकता हूँ कि महाराज शिवाजी महाराज की जो ये मराठा लोग हैं उनको कम से कम एक डिग्निटी से और आरक्षण की मांग ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनको तो आरक्षण देना चाहिए। तो मित्रों ये तो आरक्षण की बात हो गई। और अब इसके अलावा अब हम बात करते हैं कतर की, क्योंकि कतर में हमारे 8 पूर्व सैनिक बंद हैं और वो भी आइसोलेटेड हैं, और उनके साथ बहुत अत्याचार किया जा रहा है। उनको परिवार से नहीं मिलने दिया जा रहा है, किसी भारतीय जो वहाँ दूतावास है उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा है, किसी से भी नहीं। और भारत सरकार कोशिश कर रही है कि अब इनकी जो फांसी की सज़ा हुई है उसको कैसे वहाँ माफ़ किया जाए, कैसे उनको वहाँ से निकाला जाए। क्योंकि भारत सरकार ने कहा कि हम जितने कानूनी पहलू हैं अपील करेंगे, बात करेंगे। लेकिन कतर में शरीयत कानून है, तो इसलिए वहाँ जो आदेश हो गया वो हो गया, अब उसमें अपील की कोई गुंजाइश नहीं है। अब उसमें एक ही मामला बचता है, वो है राजनयिक। कूटनीतिक तरीके से इनको छोड़ा जा सकता है। और प्रधानमंत्री और कतर के जो युवराज हैं, महाराज हैं, सुल्तान, उनसे अच्छी दोस्ती है। तो अगर उनसे प्रधानमंत्री 1 to 1 बात करें तो निश्चित तौर पर, क्योंकि शरीयत कानून में उनको हक होता है, जो राजा होता है उनको माफ़ करने का, सज़ा देने का या सज़ा माफ़ करने का हक होता है। वो चाहे तो 1 मिनट में उनकी सज़ा माफ़ कर दे। असल में थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये जो मामला है ये 2022 में इनको अरेस्ट किया गया था, और अभी ऐसे अरेस्ट किया गया था कि अपने घरों में आराम कर रहे थे, इनको उठा लिया गया। इन पर आरोप है कि इन्होंने इजराइल के लिए जासूसी की, और ये जिस कंपनी में नौकरी कर रहे हैं अभी, वो कंपनी एक सिक्योरिटी एजेंसी चलाती है।
और वो कतर की नेवल एजेंसी के लिए काम करती है, नेवल के लिए यानी नौसेना के लिए काम करती है। और कतर इटली से एक पनडुब्बी खरीद रहा है, जो पनडुब्बी बहुत ही सीक्रेट है, जो समुद्र के नीचे कई मीटर नीचे रहकर वहाँ से ऑपरेट कर सकती है, और वो रडार के सिग्नल पर भी नहीं आती है। तो इटली और दोनों के बीच में सीक्रेट है, तो उनका ये कहना था कि जो भारतीय लोग हैं इन्होंने उस सीक्रेट को इजराइल को पहुंचाया। लेकिन जो बात आ रही है कि कोई भी किसी भी सेना का जो सीक्रेट होता है वो अपने लोगों के बीच ही शेयर करते हैं, वो बाहर के लोगों के बीच कैसे शेयर करेंगे? इतनी सीक्रेसी वो बाहर अपने ऑफिस के बाहर कैसे ला सकते हैं? तो ये बेकार की बातें हैं। जितने एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि भारतीय सेना के जो लोग थे वो तो नौकरी करने वहाँ गए थे, और उनका वो इसराइल से कैसे जासूसी कर सकते हैं, और उनके सामने वो मामला कैसे आ सकता है? और जब ये पता है कि भारतीय सेना के लोग हैं तो उनके सामने तो कोई भी बात नहीं कर सकता है, तो जासूसी कैसे कर सकते हो? तो ये सब कुछ इसके पीछे कोई ये भी कारण बताया जा रहा है कि जो इसराइल के इटली के जो दो सैनिक थे जिन्होंने केरल में दो नाविकों को गोली मार दी थी, और उनको भारत ने अरेस्ट किया था, और बाद में इंटरनेशनल जो कोर्ट है उसने कहा था कि इन पर मुकदमा इटली में चलेगा, हिंदुस्तान में नहीं, तो उन पर इटली में मुकदमा चल रहा है। तो इटली कहीं ना कहीं इससे नाराज़ थी कि उन्होंने जो हमारे सैनिकों ने वहाँ जो गोलीबारी की थी और उन दो लोगों को मारा था, वो उन्होंने समझा था कि ये समुद्री डकैत है इसलिए गोली मारी थी। तो इस इशू को भारत सरकार ने इतना बड़ा बनाया कि उन लोगों को पहले हिंदुस्तान में अरेस्ट रखा, और उसके बाद फिर उनको अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भी लेकर गए, और वहाँ भी उन पर वो अभी भी उन पर केस चल रहा है। तो ये भी हो सकता है कि इटली कतर पर दबाव बना रही हो कि इनको पकड़ो, इनको फांसी की सज़ा दो, और फिर इन पर सौदेबाजी करेंगे। और सौदेबाजी यही करेंगे, जो दो सैनिक हैं इटली के, वो भी नौ सैनिक हैं, उनको छुड़ाया जाए, उनके उनके जो केस है उनको विड्रॉ कराया जाए। तो आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इन 8 सैनिकों के परिजनों से मुलाकात की, और उनको एश्योर किया कि भारत सरकार कोई भी अवसर नहीं चुकेगी, कोई भी मौका ऐसा नहीं होगा कि भारत छोड़ देगी, और इनको वापस लाने तक सरकार का प्रयास जारी रहेगा। तो मित्रों, ये बहुत बड़ा इशू है, और इस इशू पे सरकार को काम करना ही है, और मुझे लगता है कि अल्टीमेटली फिर प्रधानमंत्री इस पर बात करेंगे। मित्रों, आईसीसी की बात कर लेते हैं, वर्ल्ड कप की। भारत तो बहुत अच्छी स्थिति में लगातार 6 मैच जीत चुका है, और आज श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच मैच हुआ, और अफगानिस्तान ने 7 विकेट से श्रीलंका को हरा दिया। श्रीलंका ने 241 ही रन बनाए, और जो अफगानिस्तान है उन्होंने 3 विकेट खोकर ये मुकाम हासिल कर लिया। तो 241 श्रीलंका ने बनाए, 242 3 विकेट पर इन्होंने बनाए, और जो अफगानिस्तान की जेड्रॉन है उन्होंने 39 रन बनाए, आर शाह ने 62 रन बनाए, और शाहिद ने 58 बनाए, और ओमर जई ने 73 रन बनाए, नॉट आउट। तो अफगानिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी रही है पहले से, अब बैटिंग उनकी बहुत अच्छी हो गई है, और वो उलट फेर कर रहे हैं। अब जो 2 तारीख को यानी 2 नवंबर को भारत और श्रीलंका के बीच में मैच होगा, तो मुझे लगता है कि वो मैच फॉर्मेलिटी के ही होगा, क्योंकि 4 टीमें जो फाइनल में पहुंचनी है, सेमीफाइनल में पहुंचनी है, वो ऑलमोस्ट तय हो गया है। बाकी मैच है अब फॉर्मेलिटी की मैचें बची हुई है। तो मित्रों, अभी के लिए इतना। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने सुझाव दीजिए। अगर आपको कोई और किसी विषय पर कोई वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं इस पर बनाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।